Hello students, today we are going to study about the nucleus. तो जैसा आप जानते हैं हर सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोट सेल्स के अंदर। यू का मतलब है ट्रू, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस इज़ अ फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमें न्यूक्लियस मिलेगा। हालांकि कुछ एक्सेप्शन ज़रूर होते हैं जिसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो जैसा हमने कहा कि न्यूक्लियस जो है उसे कैरियन भी कहा जाता है। यह सेल का एक मुख्य भाग है जो लगभग सेंटर में प्रेजेंट होता है और सेल के अलग अलग कार्यों को, उसके कामों को नियंत्रित करता है। इसी कारण से इसे हम कंट्रोलर ऑफ द सेल, हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, ऑर्गेनाइज़र ऑफ द सेल, इस तरह से भी नाम देते हैं। जो भी न्यूक्लियस की स्टडीज़ हैं, हम जब इसका अध्ययन करते हैं तो इसको कैरियोलॉजी कहा जाता है। तो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड एज कैरियोलॉजी। यानी आज का हमारा लेक्चर जो है वो किस पर बेस्ड है? कैरियोलॉजी पर बेस्ड है। तो जैसा हमने कहा कि न्यूक्लियस इज़ अ कॉमन फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। आप लोगों ने फाइव किंगडम सिस्टम पढ़ा है और फाइव किंगडम सिस्टम के अंदर हमने देखा था कि आर.एच. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने 5 किंगडम्स में जब ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया तो उन्होंने किंगडम मोनेरा और उसके बाकी किंगडम्स में एक प्रमुख जो डिफरेंस रखा वो न्यूक्लियस ही था। किंगडम मोनेरा के अंदर उन्होंने प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स रखे, जबकि बाकी सभी किंगडम यानी किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, इन सब के अंदर न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें ट्रू न्यूक्लियस थे। यानी इन सब को हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि जो ट्रू न्यूक्लियस है वो कुछ एक्सेप्शंस के अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट हो सकता है। मुख्यतया जो केंद्रक की खोज है, न्यूक्लियस की जो खोज है, उसका क्रेडिट हम रॉबर्ट ब्राउन को देते हैं। सो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। और हालांकि उनसे पहले भी इस तरह की संरचनाओं को, इस तरह के स्ट्रक्चर को सेल में देखा गया था। तो जैसे 1831 में रॉबर्ट ब्राउन, जो आप इसमें ऊपर के चित्र में देख रहे हैं, यह उनका प्रारंभिक दिनों का चित्र है जिसमें उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में लिनियन सोसाइटी में अपने रिसर्च वर्क को बताया था, उसके अंदर प्रकाशित हुआ था। तो उन्होंने उसे केंद्र में पाए जाने की वजह से न्यूक्लियस शब्द जो है वो दिया। हालांकि उनसे पहले एक डच माइक्रोस्कोपिस्ट थे, एंटन वॉन लिवेनहॉक तथा फ्रांस बावर। इन्होंने भी एक सघन यानी डेंस स्ट्रक्चर्स प्लांट सेल के अंदर नोट किया था, लेकिन एक रेगुलर फीचर के रूप में जो है रॉबर्ट ब्राउन ने उसे बताया। तो नॉर्मली सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है तो उसे हम यूनी न्यूक्लिएट कहेंगे, लेकिन कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं जिनमें दो न्यूक्लियस होते हैं तो उसे कहा जाएगा बाई न्यूक्लिएट। बाई न्यूक्लिएट एग्जाम्पल आप कई बार फंगस के अंदर देखते हैं जहाँ डाइकैरियन जो माइसेलियम बनता है वहाँ उपस्थित होता है। इसके अलावा कई ऐसी सेल्स हैं जिनमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, यानी दो से भी ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल एनिमल सेल के अंदर ही अगर अपन देखें तो आपने एस्केरिस की जो एपिडर्मिस है उसके बारे में पढ़ा है, या जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट होती है। तो अगर एनिमल के अंदर मल्टी न्यूक्लिएट सेल है तो उसे सिंशियम कहा जाता है, सिंशियल कहा जाता है। और यदि प्लांट सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो तो उसे सिनोसिटिक कहते हैं, सिनोसाइट कहा जाता है। यह स्थिति भी आपने कुछ फंगस के अंदर देखी होगी। जैसे आपने राइजोपस पढ़ा जो ब्रेड मोल्ड नाम की फंगस है, तो ब्रेड मोल्ड के अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन उपस्थित होती है। अब वास्तविक जो केंद्रक है उसके अंदर जो प्रमुख भाग हमें जो ट्रू न्यूक्लियस है उसके अंदर जो मेन पार्ट्स हमें स्टडी करने हैं वह है इसकी बाहरी
लेयर्स, जैसे हम कह रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कैरियोथीका, इसके अंदर का जो द्रव है, जो लिक्विड पार्ट है, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ, तथा इसमें उपस्थित होता है क्रोमैटिन तथा न्यूक्लियोलस। तो ये चार मुख्य भाग हैं जिनको हम स्टडी करते हैं अपने कैरियोलॉजी के अंदर। तो जैसा आप देख रहे हैं, एक जो एनिमल सेल है, डब्ल्यूबीसी का सेल है ये, जिसके अंदर बहुत बड़ा केंद्रक आपको दिखाई दे रहा है। बाहरी तरफ जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित है। अंदर क्रोमैटिन हल्के और गहरे रंग में उपस्थित है। जो हल्के रंग का क्रोमैटिन होता है वह यू क्रोमैटिन, गहरे रंग का जो भाग होता है वह हेटेरोक्रोमैटिन होता है। इसके अलावा इसके अंदर न्यूक्लियोलस होगा। बाकी कोशिका के अन्य भाग जो अलग अलग कलर से यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो यह चार मुख्य भाग इसके अंदर रहते हैं, जो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इस चित्र में भी इसमें देख रहे हैं। तो जो आप यहाँ पर देखें, तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया चित्र है। अब देखिए, जो न्यूक्लियस का अध्ययन हमें करना है तो हमें इंटरफेज स्टेज में ही करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब आप सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो उसमें आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन, प्रोफेज के समय, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवलप्स हैं, वो विघटित हो जाते हैं और जो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म आपस में मिल जाता है। क्रोमैटिन क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। यानी न्यूक्लियस नहीं रहता जब सेल डिवाइड हो रहा हो, और जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा तो वह स्टेज इंटरफेज कहलाती है। यानी द स्टेज बिटवीन टू सेल डिवीजन, टू सक्सेसिव सेल डिवीजन इज इंटरफेज। तो इंटरफेज के समय पर आप ये चीज़ देखते हैं कि न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा, अच्छी तरह से दिखाई देगा, लेकिन जब सेल डिवाइड होने लगे तो प्रोफेज में यह जो संरचना है वह ख़त्म हो जाती है और जो साइटोप्लाज्म है उसमें मिल जाती है। तो जैसा हम कह रहे हैं कि इंटरफेज न्यूक्लियस जो है वह एक लार्ज स्ट्रक्चर है। सेल के अंदर सबसे बड़ा भाग यही दिखाई देता है। इसको हम इंटरफेज के दौरान जब स्टडी करते हैं तो न्यूक्लियर एनवलप्स और न्यूक्लियोलस भी स्पष्टतया दिखाई देंगे। तो जैसा हमने शुरू में कहा कि न्यूक्लियस इज कंट्रोल सेंटर या हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। इसके चारों तरफ दोहरी झिल्ली या डबल मेम्ब्रेन उपस्थित होती है और अंदर के भाग, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ कह रहे हैं, उसके अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क यानी क्रोमैटिन जालक तथा न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका उपस्थित होती है। यह है इस प्रकार से जो केंद्रिका की संरचना हुई, न्यूक्लियर एनवलप हुआ। अब इसमें आप जो भाग देख रहे हैं, न्यूक्लियर एनवलप के बीच बीच में छिद्र हैं। यह छिद्र न्यूक्लियर पोर कहलाते हैं। अंदर न्यूक्लियोलस है और जो द्रव भाग है वह न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ है। तो जो इसका बाहरी आवरण है उसको हमने नाम दिया न्यूक्लियर एनवलप या कैरियोथीका। यह डबल मेम्ब्रेनस लेयर होती है, जैसे कि प्लाज्मा झिल्ली है उसी प्रकार की यह झिल्ली होगी इस तरह से। और इसकी विशिष्टता यह है कि इसके अंदर कई स्थानों पर छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्र को हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, जो बहुत ही विशिष्ट संरचना होती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रत्येक छिद्र के चारों तरफ यहाँ पर बहुत सारे प्रोटीन के स्तंभ हैं। 8 प्रोटीन इकाइयाँ होती हैं जो मिलकर इसमें रिंग बनाती है, जिसे एनुलस कहा जाता है। यह एक वॉल्व के समान काम करती है और जैसा आप इसमें देख रहे हैं, देखिए जो फिब्रिल्स हैं ये तंतु रहते हैं। अंदर की तरफ जो है यह न्यूक्लियर केज के रूप में विलंबित रहेंगे और न्यूक्लियर रिंग जो है वो अंदर और बाहर दो तरफ हैं। बीच में विभिन्न प्रोटीन, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स पाए जाते हैं और यह संरचना एक वॉल्व के समान काम कर रही है। वॉल्व के समान कार्य का अर्थ ये हुआ कि केंद्रक में बने हुए, न्यूक्लियस में बने हुए आरएनए व कुछ अन्य यौगिकों को यह बाहर कोशिका द्रव्य में ले जाएगी, क्योंकि जो प्रोटीन संश्लेषण है वह आरएनए की मध्यस्थता से साइटोप्लाज्म में बनाया जाता है।
और जो साइटोप्लाज्म में बनने वाले कई एंजाइम्स, कई अन्य प्रोटीन्स, वह इन्हीं रास्तों से केंद्रक में पहुंचते हैं ताकि वहां पर गुणसूत्र की पैकिंग की जा सके या जो mRNA के लिए एंजाइम्स हैं उनका संश्लेषण किया जा सके। तो हमने कहा कि न्यूक्लियर एनवलप कैरियोथीका यह न्यूक्लियस को बाकी साइटोप्लाज्म से पृथक करता है। न्यूक्लियर एनवलप डबल मेम्ब्रेनस है, दोहरी झिल्ली का होता है। आउटर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो बाहरी झिल्ली है, उसके साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर तथा एटीएस राइबोसोम्स बाहर की सतह पर जुड़े हुए रहते हैं। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कई छिद्र उपस्थित हैं। यह छिद्र न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोर कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। इनके नीचे जो भीतरी केंद्रक कला है, उसके नीचे एक तंतुमय परत होती है जिसे फाइब्रस लेमिना कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो न्यूक्लियर लेमिना या फाइब्रस लेमिना, यह भाग हुआ। यह जो संरचना है यह न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है। और बाहरी सतह, ये बाहरी झिल्ली हुई, इसकी बाहरी झिल्ली के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी आर जुड़ी है। और जो ब्लैक डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये जो काले दाने हैं, वह राइबोसोम्स हैं। जो सघन क्रोमैटिन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह सघन क्रोमैटिन हेट्रोक्रोमैटिन जो यहाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे डार्क कलर का दिखाई दे रहा है। तो ये इस प्रकार से हमें न्यूक्लियर लेमिना, जो लेमिन प्रोटीन से बनी हुई एक जालिकावत संरचना है। लेमिन प्रोटीन इंटरमीडिएटरी फिलामेंट्स होते हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को आधार प्रदान करेंगे। कोशिका विभाजन के समय प्रोफेज में यह भी समाप्त हो जाते हैं। तो लेमिन्स जो है, जैसा अभी हमने कहा, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं लेमिन प्रोटीन्स, और प्रोफेज प्रावस्था के दौरान इनके साथ एटीपी जुड़ जाता है, फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, जिससे यह विघटित हो जाते हैं। और जैसे ही फाइब्रस लेमिना हटता है तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वह भी हट जाएगी। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो है यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके ज़रिए mRNA तथा राइबोसोम की उप इकाइयाँ जो न्यूक्लियोलस में बनी हैं वो बाहर आती हैं, और साइटोप्लाज्म से एंजाइम्स, कई अन्य प्रोटीन्स भीतर जाते हैं। ये इस प्रकार से इसकी विस्तृत संरचना हो गई। यहाँ पर आप न्यूक्लियर लेमिना या फाइब्रस लेमिना देख रहे हैं। बाहर की तरफ आउटर न्यूक्लियर एनवलप है, भीतर की तरफ इनर न्यूक्लियर एनवलप या मेम्ब्रेन है। इनर के नीचे हरे रंग में फाइब्रस लेमिना है, और उसके साथ जो है सघन क्रोमैटिन यानी हेट्रोक्रोमैटिन जुड़ा हुआ है। पोर के चारों तरफ आप बाहरी रिंग, भीतरी रिंग जो है देखेंगे, और बीच में एक सेंट्रल ग्रेन्यूल उपस्थित होता है। केंद्रक के जो मुख्य कार्य हैं, यह मुख्य रूप से जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित है। इसके अंदर जीन्स उपस्थित होते हैं जो सभी क्रियाओं का, उपापचय हो, ग्रोथ हो, प्रजनन हो, उनका नियंत्रण करता है। हालांकि कुछ जीन्स जो हैं वह माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी स्थित होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो शरीर से संबंधित मुख्य जीन्स हैं वे सभी यहीं पाए जाएंगे। केंद्रक का आकार जो है लगभग 5 माइक्रॉन्स के करीब, इसका माइक्रोमीटर के करीब इसका डायमीटर होता है। केंद्रक साइटोप्लाज्म की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसका प्रयोग एसिटाबुलेरिया नाम की एल्गी में किया गया था। यह सबसे बड़ी जीवित कोशिका है, जो सबसे बड़ी जीवित पादप कोशिका है, द लार्जेस्ट प्लांट सेल, जो लगभग 10 सेंटीमीटर तक हो जाती है। और इसके ऊपर हैमरलिंग नाम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था और ये बताया था कि न्यूक्लियस ही जो है साइटोप्लाज्म की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। उन्होंने 2 प्रजातियाँ ली थी। एक प्रजाति जो थी वह थी एसिटाबुलेरिया मेडिटेरियाना, और दूसरी प्रजाति थी एसिटाबुलेरिया क्रेन्युलेटा। तो उन्होंने ऊपर के छत्र को, कैप जो पोर्शन है, उसको कट किया और दोनों में से न्यूक्लियस निकाल कर बदल दिया। यानी क्रेन्युलेटा का न्यूक्लियस जो है मेडिटेरियाना स्पीशीज़ में, और मेडिटेरियाना का न्यूक्लियस एसिटाबुलेरिया क्रेन्युलेटा के अंदर। तो इनके अंदर रीजनरेशन हुआ। तो रीजनरेशन में कैप उसी की बनी जिसका न्यूक्लियस था। तो इससे उन्होंने ये सिद्ध किया
कि न्यूक्लियस कंट्रोल्स दी साइटोप्लाज्मिक डेवलपमेंट्स। अब इसके भीतर जो है वह न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ पाया जाता है। कैरियोलिम्फ इस प्रकार से एक सघन द्रव है, जेली लाइक द्रव है, और भीतर की तरफ झिल्ली रहित न्यूक्लियोलस भी पाया जाएगा। न्यूक्लियोलस जो है वह गहरा अभिरंजित होता है। यह नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। कोशिकाओं में 2 या अधिक न्यूक्लियोलस हो सकते हैं। जैसे मेंढक के अंडे के अंदर इनकी संख्या 2000 तक पहुंच जाती है, और इसमें जो है आरडीएनए उपस्थित रहता है, यानी राइबोसोमल डीएनए, जो राइबोसोमल आरएनए के संश्लेषण में सहायक होता है। न्यूक्लियोलस का एक महत्वपूर्ण कार्य राइबोसोम का निर्माण भी होता है। तो डेंसली स्टेन्ड रीजन, गहरा अभिरंजित होने वाला भाग है न्यूक्लियोलस। यह राइबोसोम की उप इकाइयाँ बनाता है। आरआरएनए और उससे जो आरआरएनए तथा प्रोटीन्स को जोड़कर राइबोसोम की उप इकाई बनाई जाएगी, और यह उप इकाइयाँ फिर बाहर आकर साइटोप्लाज्म में आपस में जुड़ती है एमआरएनए के साथ तथा प्रोटीन संश्लेषण करती हैं। क्रोमैटिन जालक जो है यह न्यूक्लियस के अंदर डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ जाल रहता है, जो बिखरा हुआ रहता है। जैसा हमने पहले कहा कि सेल डिवीजन के समय पर न्यूक्लियोलस समाप्त हो जाता है, लेकिन क्रोमैटिन जाल जो है वो संघनित हो जाता है, डिहाइड्रेट होता है और क्रोमोसोम का निर्माण करता है। तो केंद्रक का कौन सा भाग जो है वह सेल डिवीजन के समय बना रहेगा? क्रोमोसोम बना रहेगा। तो इस प्रकार से जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें क्रोमैटिन जालक फैला हुआ रहता है। कुछ क्रोमैटिन जो है वो गहरा अभिरंजित होता है क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होता है, उसे हम हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं, और यह एमआरएनए निर्माण नहीं करता, यानी ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। जबकि हल्का अभिरंजित होने वाला ढीला ढाला भाग जो है वो यूक्रोमैटिन है, और यह सक्रिय जीन्स होते हैं जो एमआरएनए बना रहे होते हैं, यानी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। तो इस प्रकार क्रोमैटिन 2 प्रकार का होगा। जो आप गहरे पीले में देख रहे हैं वह हेट्रोक्रोमैटिन है, जो हल्के में देख रहे हैं वह यूक्रोमैटिन है, और जिसे हमने ईसी और एचसी से कर रखा है। कुछ मध्य में जो है एफ जो लिखा हुआ है वह फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन है, यानी जो कभी कभार यूकैरियोटिन में चेंज हो जाता है। तो यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन के अंदर जो मुख्य अंतर है वह है यूक्रोमैटिन हल्का अभिरंजित होगा, लूजली पैक्ड है, यह सामान्यतः केंद्रक के भीतरी भागों पर होगा, और आनुवंशिक रूप से जेनेटिकली वह एक्टिव है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, आरएनए का निर्माण करता है। जबकि हेट्रोक्रोमैटिन गहरा अभिरंजित है, टाइटली पैक्ड होता है, अधिकतर परिधीय भागों में है, और यह एमआरएनए नहीं बना रहा है, यानी जेनेटिकली इनएक्टिव है। हमारे जीनोम में 92% जो है यूक्रोमैटिक भाग होता है, और हेट्रोक्रोमैटिन जो है आवश्यकता के हिसाब से परिवर्तित भी हो जाता है। इस परिवर्तित हो सकता है या नहीं हो सकता, उस बेसिस पर इसे हम कंस्टिट्यूटिव या फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन स्थायी रूप से हेट्रोक्रोमैटिन ही रहता है, और यह यूक्रोमैटिन में नहीं बदलता। जैसे सेंट्रोमियर के पास का जो डीएनए का भाग होगा या जो टीलोमर के क्षेत्र हैं वो स्थायी रूप से हेट्रोक्रोमैटिक रहते हैं, यानी कंस्टिट्यूटिव संरचनात्मक भाग बनाएंगे। जबकि फैकल्टेटिव यह परिवर्तित हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि नर के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम है और उसका सारा जो डीएनए है वो सक्रिय है, लेकिन फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम है, उसमें से एक एक्स तो यूक्रोमैटिक होता है और दूसरा फैकल्टेटिव। तो वो गहरा रंग का जो है दिखाई देगा जब हम उसका अध्ययन माइक्रोस्कोप के नीचे करते हैं। इसी को बार बॉडी कहा जाता है, जो आपको प्रैक्टिकल्स में भी स्टडी करना है। और तो इसका अर्थ ये हुआ कि सामान्य नर के अंदर हमें बार बॉडी नहीं मिलेगी उसकी कोशिका के केंद्रक में, जबकि फीमेल्स के अंदर हमें बार बॉडी मिलेगी। तो आज आपने न्यूक्लियस, उसके स्ट्रक्चर, उसके कंपोनेंट्स का अध्ययन किया। इनको आप नोट्स के रूप में लिखें
अपने किताब से इसको अच्छी तरह पढ़ें और इस वीडियो को बार बार देखकर चित्रात्मक जो इसमें प्रस्तुति है उससे आपके कंसेप्ट्स अच्छी तरह से क्लियर होंगे। थैंक यू।